चलिए DFMS का जब अपन लॉगिन करेंगे इस तरह की विंडो हमारे सामने खुल के आएगी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। आप सबके पास में एक एक आपको लॉगिन आईडी मिला हुआ है। ठीक है, अब लॉगिन आईडी जो मिला हुआ है उस लॉगिन आईडी को दो तरह की लॉगिन आईडी होती है। एक होती है एक तो होती है आपकी जो मेन लॉगिन आईडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन आईडी, वो एक होती है डेटा अप्रूवर की और एक होती है डेटा ऑपरेटर की। ठीक है ना, तो DA और DO मतलब डेटा अप्रूवर और DO मतलब डेटा ऑपरेटर। ठीक है, और एक होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मान लीजिए कि मैंने एक डेटा अप्रूवर वाली है, मैंने डेटा अप्रूवर वाली से इसको लॉगिन किया। है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नोडल ऑफिसर का नाम, है ना, और यहाँ ऊपर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जिससे लॉगिन करा है वो नाम लिखा हुआ आ रहा है ऊपर की तरफ, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एजेंसी DA। एजेंसी DA का मतलब होता है एजेंसी का डेटा अप्रूवल। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड है, क्योंकि आप लोग बोलते जाओगे मुझे दिखोगे तो पता लगेगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बोले जा रहा हूँ बस। रामदयाल जी, यतीश जी, पुष्पेंद्र जी, कोई मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही सर आवाज। मैं कंटिन्यू करूं? आ रही आवाज बॉस? नहीं, आवाज तो आ रही है पर आप लोग दिख नहीं रहे हो, तो मैंने कहा मैं कंटिन्यू करूं, उसको चलने दूं आगे। हाँ बॉस, कंटिन्यू रखिए। डेटा मैनेजर स्टाफ में दोनों साथ में बैठे हैं। चलो ठीक है, तो अभी अपन ने बात करी डेटा अप्रूवर की। इसके अंदर इसमें हम जब जाके देखते हैं तो इसमें एक और ऑप्शन होता है, यहाँ से लॉग आउट करके मैंने एक और करा DO से मैंने लॉगिन करा, तो ये डेटा अप्रूवर से लॉगिन हो गया। तो यहाँ नाम आ रहा है वेलकम टार्गेट ट्रैवल एजेंसी DO ART सेंटर, है ना, और एजेंसी का जो यूनिक कोड है वो ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है RJUD इतना 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 5234, है ना। तो हमने लॉग आउट करा। यदि हम यूजर नेम में जो एजेंसी कोड है वो डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, तो ये मना करता है नहीं है। लेकिन आपको जब ध्यान हो, जब आप पार्सेक से जब शुरुआत हुई थी तो वहां से आप सभी को एक एक आपका एजेंसी कोड और उसके साथ में आपको एक पासवर्ड भी दिया था, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से इसको लॉगिन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेटा ऑपरेटर की लॉगिन पे। जैसे किसी का कोई डाउट हो तो मुझे यही पूछ लेना है ना, ताकि एक एक पॉइंट हमारा खत्म होता जाए। अब इसके अंदर हम जाते हैं यूजर्स में हम देखते हैं तो माय प्रोफाइल में आप जाके देखेंगे तो ये आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे क्रिएटेड बाय RJUD5234 दिख रहा है, और ये वाला कोड आपको वहां से मिला हुआ है। सभी को इस तरह का जो कोड है ना वो वहां से मिला होगा, और यहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका कौन सा तारीख क्रिएट हुआ था, ये सारी चीजें यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से अंदर जाके देख सकते हैं। अब से हम बाहर आते हैं, अब हम चलते हैं। हमारे पास में ये देखने लायक है कि हमें बजट कहाँ से आया और कितना पैसा आया है। तो अपने पास एक ऑप्शन है जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, माय फंड में जाएंगे, रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी, नोट कर लीजिए चाहो तो माय फंड में रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी पे हमको क्लिक करना है। जब यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले पूछता है स्कीम। स्कीम में आप देखोगे तो यहाँ आपको दो दिखेगी, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल प्रोग्राम, और एक और दिखेगी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम।
तो इसमें जो स्कीम नंबर 9316 है, जो दूसरे नंबर की आप नोट कर लो, स्कीम नंबर 9316, हमको इस पे सिलेक्ट करना है 9316 पे। जब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो आपने बैंक अकाउंट नंबर आपने दिया हुआ है पीएफएमएस में, जहाँ पैसा आ रहा है वो ऑटोमेटिक अकाउंट नंबर आ जाएगा। जब आप यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि R6 ने आपको अभी तक कितना पैसा भेजा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का हम देख सकते हैं कि अभी तक हमारे पास इतना पैसा यहाँ पे आया था, कुछ छठे महीने में आया था और कुछ 8वें महीने में आया था। इस तरह से टोटल पैसा हमारे पास में आया था। किस हेड में आया था तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेंक्शन नंबर भी दिख रही है कि किस सेंक्शन नंबर से आया था। क्लियर है आपको, है ना? और जब आप इस सेक्शन नंबर पे क्लिक करोगे किसी पे, तो सेंक्शन नंबर पे क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से यहाँ पे डिटेल निकल के आ जाएगी, है ना? एक सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर इस तरह से आपको एक दिखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ एआरवी ड्रग उसका हेड भी दिखेगा, किस कंपोनेंट से आया है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे सारे सबके कंपोनेंट नोट करने हैं। क्यों नोट करने हैं? उसका कारण पता है आपको, कि जब आप खर्चा करोगे तो आपको जिस कंपोनेंट का खर्चा है उसको उसी कंपोनेंट में बुक करना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि जैसे ये वाला कंपोनेंट है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो और एक वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दो ले जाके। तो ऐसे एक एक करके जितने भी कंपोनेंट का जो पैसा है वो आपको नोट कर लेना है और एक वर्ड की फाइल बना लेनी है ना? तो इस तरह से हम बना के रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी इस तरह से एक कंपोनेंट की वर्ड की फाइल बनाई है, आप भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप एक फाइल बना के रख सकते हैं कि कब कितना कितना बजट आया और वो कौन कौन से हेड में पैसा आया है। तो ये इस तरह से जो आप दिख रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन कलर के, ये मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख रखे हैं। जब भी हम खर्चा करेंगे, वाउचर बनाएंगे, तो हमको इसको कॉपी करके और वहां पे सर्च करेंगे तो इसी हेड में वो बुक हो जाएगा। तो इससे हमारा पैसा जिस बजट में आया है, जिस हेड में आया है, उसी हेड से पैसा हम खर्चा कर देंगे। तो एसओयूसी को बनाने में और आरसेक्स को पता करने में बड़ी आसानी होगी, ताकि आपको बार बार आरसेक्स को बताना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक उस फंड से वो पैसा माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम चलते हैं, हमने ये देख लिया कि हमारा ये है। अब हमें क्या करना है, एक चीज और चेक करनी है, वो है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कैसे देखते हैं हम, उसके लिए चलते हैं आगे। ओपनिंग बैलेंस, माय फंड में हम गए, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई स्कीम को सिलेक्ट करना है, सर्च करना है ना? तो हमारा ओपनिंग, यहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारी कुछ भी एंट्रीज दिख सकती हैं, आप उन सबको छोड़िए। यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन होगा एड ओपनिंग बैलेंस का। लेकिन इसको करने से पहले क्या करना है, हमारे पास जितना बजट है पहले हमको उसको चेक करना है कि हमें वो कितना बजट दिखा रहा है ना? ये रिसीव फ्रॉम लिखा हुआ है ना अदर एजेंसी, तो आपको यहाँ पे जो टोटल बजट आया है इसको प्लस कर लीजिए इस अमाउंट को। ये जो अमाउंट दिख रहा है इस अमाउंट को आप टोटल प्लस कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास में कौन सा पैसा होगा, जो आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा पड़ा हुआ होगा, है ना? तो आपको क्या करना है कि जो आपका 1 अप्रैल 2021 के दिन जो आपकी बैंक की पासबुक में पैसा था, अब आपको ये ध्यान रखना है कि मार्च 21 तक के जितने भी बिल आपने काटे थे उन सबका पैसा कटने के बाद, वो सारे बिल क्लियर हो जाने के बाद, जो आपको लगता है एग्जैक्ट जो आपकी पासबुक में बैलेंस बचना चाहिए, वो बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, माय फंड ओपनिंग बैलेंस में जाके एड ओपनिंग बैलेंस में हम जाएंगे, तो यहाँ पे उसको हमको करना पड़ेगा, है ना? तो अभी आप देख सकते हो, जब आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे फंड दिखेगा, ये अमाउंट दिखेगा आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस। तो अभी जितना बैलेंस यहाँ बता रहा है, इस बैलेंस को आपको देखना है कि ये बैलेंस और प्लस आपकी जो पासबुक में 1 अप्रैल 2021 का जो बैलेंस था बचा हुआ, उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, इनको प्लस करके इसको देख लो और वो अमाउंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में डालना है। ओपनिंग बैलेंस में जो आप अमाउंट डालेंगे वो, और फिर इसके अंदर यहाँ पे रीजन आएगा। तो जब भी आप ये करेंगे एक्सरसाइज ओपनिंग बैलेंस का डालने वाली, तो ये सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इसको करते टाइम यदि आपको लगे
तो आप जूम पे मुझे ले लीजिएगा, हम लोग बैठ के डिस्कस करके और फिर आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस डालने का। और इसी में सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास में जो आरसेक से पैसा आया है वो और जो ओपनिंग बैलेंस है वो दोनों बराबर मैच होना चाहिए। ये पैसा और वो पैसा मिला के पासबुक का पैसा बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ये सिलेक्टेड पैसा है ये हट भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस ट्रांजेक्शन को करते टाइम पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर? तो यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहली चीज हो गई हमें लॉगिन। कहाँ से हमें लॉगिन पता चलेगा? तो मैंने बता दिया कि आप यूजर्स में जाके आप देख सकते हैं, है ना। माय अकाउंट में, माय प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, यूजर्स में भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में फिर हमने जो पैसा कहाँ से आया है हमारे पास में, तो मैंने बताया माय फंड में रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी पे जाके आपको देखना है कि पैसा कहाँ से आया है। क्लियर? अब अपन कहाँ चलते हैं? तीसरा, वेंडर्स की बात करते हैं। वेंडर का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, वो दुकानदार जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे वेंडर्स। और वेंडर्स के अलावा कुछ लोग और भी होते हैं, जैसे हमारे स्टाफ के मेंबर जिनको हमको टीए देना होता है। तो पहले हम चलते हैं वेंडर की बात। जो दुकानदार है हमारे पास में, उन दुकानदार पे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे आपको, वेंडर, मैनेज, एड न्यू। दो ऑप्शन दिख रहे हैं वेंडर के अंदर, मैनेज और एड न्यू। तो उदाहरण के लिए आप गए पहले मैनेज के ऊपर। मैनेज में जाने के बाद में आप यहाँ देखेंगे, सबसे ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको 5-6 क्राइटेरिया दिखेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या कहता है? वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी। कोई ऐसा वेंडर, सप्लाई करने वाला दुकानदार जिसको कि आप पीएफएमएस में रजिस्टर्ड करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं यहाँ पे कि जिस भी वेंडर को आप यहाँ रजिस्टर करोगे, पूरे भारत के हर ऑफिस में जहां पे भी पीएफएमएस खोलेगा, वो वहां पे आपका रजिस्टर्ड किए हुए वेंडर को देख सकता है। तो अब हमारी समझदारी क्या है? हमारी समझदारी ये है कि हमें पता है कि जो हमारा दुकानदार है वो खाली सिर्फ एआरटी सेंटर को सप्लाई नहीं करता है, वो सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट में भी सप्लाई करता होगा। तो जो भी व्यक्ति सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट में सप्लाई करता है, ऑलरेडी उसको वहां किसी ने रजिस्टर्ड किया होगा। तो हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है कि किसी और ने रजिस्टर्ड कराया तो हम उसको सर्च करके और अपने यहाँ ले लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे वो बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वेंडर मैप्ड, वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी और एजेंसी इज नॉट माय वेंडर, है ना। तो यहाँ लिखा ना वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी, तो इस पे क्लिक करेंगे तो पूरे इस पीएफएमएस के अंदर जितनी भी लोगों ने एजेंसी बना रखी है, जितनी भी फर्म है, वो डाल रखी हुआ दिखेगी। जैसे उदाहरण के लिए रामदयाल जी, सॉरी, कोई भी आप में से एक जना बताओ, आपके शहर का कोई बड़ी ऐसी फर्म हो जिससे आप सामान खरीदते हो, उसका नाम बताओ। परमेश्वर जी, पुष्पेश जी, कोई भी बता सकते हो। अनम्यूट करें, माइक को अनम्यूट करें फिर बताएं। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। नहीं आ रही है आपकी आवाज, माइक बंद है शायद आपका। अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक वेंडर है जिसका नाम है मेडिको एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेडिको लिखा और यहाँ पे मैंने सर्च किया, सर्च करा तो यहाँ पे देखो ये मेडिको के नाम से इतने सारे आने लग गए। ठीक है, तो खाली मेडिको से काम नहीं चलेगा, मैंने आगे लिखा मेडिको एंटरप्राइजेस, तो ये देखो 3-4 आ गए यहाँ पे। इस 3-4 के अंदर मैंने देखा यहाँ पे जाके मेडिको एंटरप्राइजेस पे, है ना। और इसमें से मान लीजिए कि एक मेडिको एंटरप्राइजेस ऐसा है जिसको आपको पता है कि ये इसके यहाँ से मेरा सामान खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस मेडिको एंटरप्राइजेस को यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे नीचे मैप वेंडर में जाके मैप कर सकते। समझ में आया किसी को? कोई डाउट है इसमें? क्या आप कोई नाम बता सकते हैं मेरे को, पुष्पेंद्र जी, जैसे आप राम परमेश्वर जी, आप बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं अपने शहर की किसी एजेंसी का नाम, तो मैं आपको यहाँ से सर्च करके बता दूंगा। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? नवीन जी की आवाज नहीं आ रही है। एक दूसरे मोबाइल से और ज्वाइन कर लो, नहीं हो तो। राजसमंद से आप बताओ, बलराम जी, आपके यहाँ पे कोई ऐसी एजेंसी है? हाँ सर, आ रही सर आवाज।
आपकी आवाज कट रही सर। हेलो, हाँ नवीन जी, जोर से बोलो। बहुत स्लो आवाज आ रही है, बहुत स्लो। ललित फार्मास्यूटिकल। फार्मा, फार्मा के नाम से, फार्मा के नाम से तो बहुत सारी आ रही है, जैसे फार्मा इंटरनेशनल है। आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो। गिरिसन फार्मा, स्पेलिंग सही लिखी है आपने? गिरिसन, देखो इस नाम से नहीं है, स्पेलिंग ललित फार्मा ललित फार्मास्यूटिकल। ललित, ये देखो ललित फार्मा जोधपुर का ही आ गया, दिख रहा है? ये ललित फार्मा जोधपुर। तो आपको क्या ओके करना है? सर। हाँ जी, हाँ सर। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ललित फार्मा पे क्लिक करना है और मेप वेंडर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। मेप वेंडर लिखा है ना इस पे, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे मेप हो जाएगा। और मेप हो जाएगा तो कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा वेंडर। जैसे मान लीजिए ललित फार्मा को मैं मैप कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने मैप कर दिया। अब ये मेरे यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ जाऊंगा, वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर, है ना? तो देखो ये आ गया ललित फार्मा, मतलब ये मेरे कंप्यूटर पे आ गया। अब इसके साथ मैं लेन देन कर सकता हूँ। तो मुझे इसको नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी फर्म आपके यहाँ है, ऑलमोस्ट सारी फर्म इस पे आपको मिल जाएगी। कोई ऐसी फर्म होगी जो आपको नहीं होगी और आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप गए मास्टर, मास्टर के अंदर वेंडर, वेंडर के अंदर एड न्यू, एड न्यू पे गए तो एड न्यू पे जाके आपको ये विंडो खुल जाएगी। आप नोट कर सकते हैं कि जब नया वेंडर क्रिएट करना है तो कैसे करना है। मास्टर, वेंडर, एड न्यू, इस पे गए। यहाँ जाके फिर किस तरह का है वो व्यक्ति। अब जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मुझे मेरे यहाँ पे स्टाफ में मिस्टर नवीन है, मुझे नवीन को करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नवीन को मैं पर्सनल पे क्लिक करूंगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है कि जब हम अपने स्टाफ को करेंगे तो हम स्टाफ को ना वेंडर की जगह पे हम करते हैं बेनिफिशियरी में, है ना? क्रिएट बेनिफिशियरी, एड न्यू बेनिफिशियरी, ये भी आता है यहाँ। ठीक है, तो अभी हम वेंडर की बात करते हैं। तो वेंडर में मान लीजिए कमर्शियल में गए, कमर्शियल में मान लीजिए कोई फार्मा वाला है, मान लीजिए नवीन फार्मा है। तो नवीन फार्मा को मैंने रजिस्टर्ड करना है। नवीन फार्मा का जीएसटी नंबर डाल दिया, नवीन फार्मा का पेन नंबर ले लिया, सब उसके पास में जानकारी उसके बिल पे या काय पे मिल जाएगी आपको। वो सारी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। उसका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, फोन नंबर डाल दिया। यहाँ पे उसकी बैंक का नाम डालना है। जब आप बैंक को डालेंगे तो कैसे, जैसे मान लीजिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगी। ये आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिए और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ एड बैंक डिटेल कर दीजिए। तो वो बैंक डिटेल ऐड हो जाएगी और फिर 24 घंटे के से 48 घंटे के अंदर वो आपके इस अकाउंट को एक्टिव चेक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अननेसेसरी वेंडर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास वेंडर बने हुए हो सकते हैं। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, एक बेनिफिशियरी बना के देखते हैं। ठीक है, हम गए बेनिफिशियरी में, एड न्यू बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी में जाके वही हमारी स्कीम पे हमने करा,
वैसे जब मैंने ये चीज सीखी थी तो पहले मैंने स्टाफ उसमें बेनिफिशियरी बनाया था, लेकिन हम चाहें तो उसको वेंडर में भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम अपने स्टाफ को वेंडर में भी बना सकते हैं, है ना, बेनिफिशियरी की बजाय। बेनिफिशियरी में क्या बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है, इतना सारा सब कुछ डिटेल हमें डालना पड़ता है। तो हम अपने स्टाफ को वेंडर में भी क्रिएट कर सकते हैं और बेनिफिशियरी में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेंडर में हमें क्रिएट करने के लिए क्या है, हम इसे बेनिफिशियरी में क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आएगा बेनिफिशियरी टाइप, तो ये आ गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कर दिया, यहाँ पे फिर उसका नाम डलेगा, डेट ऑफ बर्थ डलेगी और सारी डिटेल डाल के उसका आधार नंबर और पैन नंबर और सब डाल के और सबमिट कर देंगे, तो क्या होगा, उसका बेनिफिशियरी आईडी हमारे यहाँ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे पास में बेनिफिशियरी क्रिएट करने का और वेंडर क्रिएट करने का। तो यहाँ तक का अभी सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है इतने में? हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देख लिया कि यूजर कैसे क्रिएट होते हैं, मेरा अकाउंट कहाँ पे है ये चेक करना है हमें। फिर उसके बाद में हम गए माय फंड में, माय फंड के अंदर हमें कितना पैसा आया है वो हमें यहाँ से देखना है, रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी से। यदि हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है तो हम माय फंड में ओपनिंग बैलेंस में जाके यहाँ से ओपनिंग बैलेंस डालते हैं हमारा। ठीक है, उसके बाद में मास्टर्स में जाके वेंडर को मैपिंग करना होती है तो हम मैप कर लेते हैं। हाँ कातिन जी, इसमें जैसे हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, हाँ, लेकिन R6 से जो बजट आया वही ओपनिंग बैलेंस होगा। नहीं ऐसा नहीं होता है। आपका ओपनिंग बैलेंस जो आपकी बैंक की पासबुक है, अच्छा, वो बैंक की पासबुक में जो 1 अप्रैल 2021 के दिन जो बचा हुआ पैसा था पिछले साल का, सारे खर्चे वर्चे एसओयू से निकालने के बाद, वो पैसा कौन सा है, जो इतने सालों से ब्याज का पैसा है वो बचा हुआ है आपके पास, तो वो अच्छा, पैसा भी यहाँ डालना पड़ेगा आपको ओपनिंग बैलेंस। ओके ओके। ठीक है, तो वो पैसा हम यहाँ से डालते हैं। तो इतनी सारी, तो वो ओपनिंग बैलेंस को डालते समय हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अब पूरा माइनस करके डालना पड़ेगा। हाँ, तो इसको पूरे को रिवर्स एंट्री करके भी डाल सकते हैं, पहले जो पैसा है उसको रिवर्स करके उस पैसे में जो पैसा आया है उसको प्लस करके भी हम डाल सकते हैं। तो जब आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो थोड़ी सी सावधानी रखें। और एक बात, जब भी आप किसी चीज को रिवर्स करेंगे यहाँ से, तो जब तक आरसेक्स में से वो लोग वहां से अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो जिस दिन आपको यहाँ पे कोई रिवर्स एंट्री करनी है तो आरसेक्स में वो जो दिनेश जी है या उनसे आपको बात, जितेश जी है उनसे बात करनी पड़ेगी। आप जितेश जी से बात करेंगे, जितेश जी हाथ कर देंगे। रिवर्स एंट्री कैसे करेंगे वो कर देते हैं उसको, वो अप्रूव करेंगे वहां पे। जैसे मैंने बताया, मैं आपको बताता हूँ, माय फंड में गए आप, ओपनिंग बैलेंस में गए, ओपनिंग बैलेंस में जाके आपने यहाँ पे लिखा ऐड ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो अब आपको यदि यहाँ पे रिवर्स एंट्री भी होती है, इस रिवर्स एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा अमाउंट हट जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसलिए इसको इसको जरूरी नहीं कि हर बार यूज करना है रिवर्स एंट्री, आपको ओपनिंग बैलेंस डालते समय ही खाली एक ही बार की जरूरत है इसको करनी है। नहीं तो आपका अभी अवेलेबल बैलेंस इतना दिखाई रहा है। आप इसमें एक काम और कर सकते हो कि आपका ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए कि 1 लाख रुपए था, तो यहाँ आप 1 लाख रुपए करो या रीजन में डालो। क्या डालोगे, आपके पास में यहाँ रीजन है तो आप यहाँ कुछ भी जो रीजन आपको लगता है कि जैसे स्टार्ट ऑफ इट मॉड्यूल आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका ओपनिंग बैलेंस कौन सी तारीख का था ये, तो जिस तारीख का ओपनिंग बैलेंस था आप 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल 2021 का था, तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 का ये बैलेंस डाल सकते हो और सेव कर सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ, तो इस काम को करते समय थोड़ा सावधानी रखें। डाउट लगे तो या तो जितेश जी की हेल्प ले लें या अपन साथ में बैठ जाएंगे। तो ये अपने को ओपनिंग बैलेंस का विशेष ध्यान रखना। चलिए, अब इतना काम हो गया, अपन ने वेंडर क्रिएट कर लिया, कुछ वेंडर्स को अपन ने मैपिंग कर ली, है ना। अब अपने को क्या करना है, खर्चा करना। अब मेन चीज होती है खर्चा करने की। खर्चा करने के लिए अपन जाएंगे एक्सपेंडिचर में। आप यहाँ देख लो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के अंदर जाके एड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। एड न्यू का मतलब एक नया एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, वही हमारी स्कीम कल्याणु 16 पे हम हमेशा सिलेक्ट करेंगे। जब भी आप यहाँ एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे आपको देखो टोटल अवेलेबल अमाउंट दिखाएगा यहाँ पे नीचे इस जगह पे। इसको आपको गौर से हमेशा ध्यान रखना है। जब आप पहली एंट्री करोगे उस दिन ये जो टोटल अवेलेबल बैलेंस है, ये पैसा आपके पास में जो पिछला क्लोजिंग बैलेंस था वो और इस साल जो आरसेक्स से पैसा आया है वो दोनों का जोड़ मिला के बराबर होना चाहिए, तभी ये काम शुरू करना है, तब तक काम शुरू नहीं करना है। हाँ, ठीक है, क्योंकि अपनी 1 अप्रैल से जब हमारी बुक चालू होगी, खाते चालू होंगे हमारे, तो हम क्या करते हैं, जो पैसा आया हुआ है वो
और जो आरसेक से पैसा आया हुआ है वो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और उसी में से हमारे खर्चे हम करते जाते हैं। अब आप कहोगे कि हमारा पैसा तो मई जून में आया और जो पहले का पैसा पड़ा था और हमने तो बिल वाउचर बना दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पहला आपको एक्सपेंडिचर करना है, मान लो तो किसको करना है, उदाहरण के लिए वेंडर को करना है। तो आपने यहाँ वेंडर सिलेक्ट करना है, वेंडर। वेंडर में फिर यहाँ देखो इधर साइड में ब्लू कलर में लिखा हुआ है सिलेक्ट वेंडर। यहाँ पे आपके सारे वेंडर जितने हैं उनकी लिस्ट आ गई है ना। तो मान लीजिए जैसे मैंने उदाहरण के लिए जैसे हमने एक कहाँ पे हमने अभी एक वो लिया था ना, ललित फार्मा। ये ललित फार्मा देखो यहाँ आ गया, दिख रहा है, इसको हमने ले लिया। अब ललित फार्मा को हमको कोई पेमेंट करना है। अब यहाँ पे आ गया हमारा लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर। तो आपने इसको जिस भी लेटर से ऑर्डर दिया हो उस लेटर का नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। फिर उस लेटर का नंबर डालने के बाद में आप यहाँ चूज फाइल करोगे। आपको जितने भी इस तरह के ऑर्डर्स आपने दिए हैं, किसी को भी जो भी सामान खरीदने के आप किसी दुकानदार को ऑर्डर देते हो, उन सबको स्कैन करके फोल्डर में रखना है पहले। उसके बाद में यहाँ पे आपको उसको यहाँ पे जब आप चूज फाइल पे जाओगे तो उस फाइल को आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, वो चाहे पीडीएफ फाइल हो, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे वो जेपीजी फाइल हो, ये ले लेगा कोई सी भी। यहाँ पे लेनी है उसको और यहाँ लेके फिर आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। ओपन कर देना है। तो वो फाइल यहाँ आ जाएगी। उस फाइल को फिर आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना, अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे तो फाइल यहाँ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब आगे का काम क्या है, सेंक्शन डेट, मतलब कौन सी तारीख को। तो सेंक्शन जनरली या तो दो चीज होती है, या तो नोटशीट आपने जिस दिन चलाई हो वो सेंक्शन मीडियो को, या फिर जिस दिन ये लेटर निकला था, कौन सा वाला, ये वाला लेटर जिस दिन निकला था उस लेटर की तारीख आपको यहाँ पे डालनी है, सेंक्शन डेट। अब एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट, देखो सेंक्शन किसी भी दिन निकल गई हो, आज से 3 महीने पहले सेंक्शन निकल गई हो, लेकिन हमारे पास में आज टेबल पे बिल आया है और आज हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअल में ट्रांजेक्शन तो आज ही दिखाएंगे हमारे यहाँ पे। अब लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस साल के खर्चे कैशबुक में कर चुके हैं, तो उनके तो ट्रांजेक्शन की डेट कैशबुक में आ गई होगी, साइड में लिखी हुई किस किस तारीख को उन्होंने कैशबुक लिखी है। तो जो तारीख आपने कैशबुक लिखी है वो डालनी है। और जो लोग नया कर रहे हैं, फर्स्ट मतलब अभी आज फ्रेश बना रहे हैं, तो वो आज की तारीख डाल सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी कैशबुक लिख चुके हैं वो वाली तारीख डालेंगे जिस दिन उन्होंने उस वाउचर की कैशबुक में किस तारीख पे एंट्री करी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 25/2 को आपने एंट्री करी कैशबुक में। अब आपने कितने रुपए का बिल था, मान लीजिए कि ये वाला बिल जो था वो 10,000 रुपए का था। जैसे आप 10,000 लिखोगे तो यहाँ शब्दों में लिखा हुआ आएगा ₹10,000 ओनली। इसको आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि कई बार हम टाइप करते टाइम हमसे शब्दों में या अंकों में गलती हो सकती है। यहाँ नरेशन डालना है। नरेशन में आप उस जो बिल की जानकारी है वो थोड़ी सी शॉर्ट में लिख सकते हैं कि वैक्यू टेनर परचेस, है ना। और यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, वैक्यू टेनर परचेस, और इसके आगे आप वो लिख सकते हैं आपका जो एफपीसी नंबर है ना, जो हम एफपीसी वाउचर बनाते हैं ना, एफपीसी बिल, आप उसका नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। फिर वाउचर नंबर हो गया। यहाँ पे वाउचर नंबर वाला जो नीचे आएगा ये हमेशा लॉक किया आएगा, ये खुलेगा नहीं आपका, तो आपको खाली यहाँ नरेशन डालना है। अब मुद्दे की बात आती है, ये स्कीम कंपोनेंट कौन सा। तो आपको याद है मैंने आपको बोला था कि आप सारे वो खर्चे की जो अपन ने बताया था ना, मैंने वर्ड की फाइल बना के रखना है। ये वर्ड की फाइल अब बनी हुई है। अब मान लीजिए ललित फार्मा से अपन ने दवाई खरीदी, तो एआरवी खरीदी, तो एआरवी का जो ये वाला जो हिस्सा था इस बजट में आया था सेंक्शन हो गया, इसको कॉपी करना है यहाँ से, यहाँ सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट में जाना है, यहाँ जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया और सर्च करा। सर्च करेंगे तो क्या होगा, वो हमको दिखेगा यहाँ पे नीचे, दिख गया यहाँ पे। ओके, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपके पास में पैसा आया था एआरबी खाते में, आपने इस खर्च भी किया एआरबी खाते में, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया वो एआरबी खाता, तो आपके उन्होंने जो सेंक्शन जिस हेड में डाली थी पीएफएमएस में से, उसी हेड में से वो पैसा माइनस हो जाएगा। तो आपको आप यदि उनको एसओयूसी नहीं भी भेजोगे ना, वो भी वहां बटन दबा के देख सकते हैं कि इन्होंने एआरबी में से अभी कितना खर्च कर दिया है, ओआई में से कितना खर्च कर दिया है, कंटीजेंसी में से कितना खर्च कर दिया है, ये उनको दिखता रहेगा। तो हमने ये कर दिया। अब एक्सपेंस टाइप में देखेंगे आप दो तरह के आ रहे हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो हमको हमेशा कैपिटल को यूज करना है। किसको, कैपिटल को। अब ये पूछ रहा है कितना %। अब यदि मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति को
आधा पेमेंट करना है तो आप यहाँ 50% करोगे, तो 50% करते से देखो 10,000 का बिल था 5,000 रुपये हो गया, है ना। और यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100% कर दिया तो देखो 10,000 पूरे आ गया। अब जनरली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपन किसी को आधा पेमेंट करते हैं, अपन हमेशा क्या करते हैं, पूरा पेमेंट करते हैं, आधा तो करते ही नहीं। तो अपन हमेशा ये क्या लिखेंगे, 100%। तो यहाँ 100% लिखेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। मैं इसको बाद में कैंसिल कर दूंगा। मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, ये डाल दिया, ऐड करा, ठीक है। ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ आ गया, उस हेड का नाम, अमाउंट का नाम आ गया, अमाउंट कितना वो आ गया, और एक्सपेंस किस तरह का है वो आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। मैं यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ जाके इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब इसको यदि मैं सेव कर दूंगा तो क्या होगा, ये एंट्री मेरी सेव हो जाएगी। और एंट्री सेव हो जाएगी तो उसके बाद में मेरे से यहाँ नीचे वापस से पूछेगा कि क्या इसको अप्रूव करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे, क्लियर। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब कोई भी एंट्री जब यहाँ से अप्रूव हो जाएगी, यहाँ से आपने डाल दी उसको अप्रूव कर दी, है ना, लेकिन मैं आपको ना बताना तो पड़ेगी मुझे, यदि आप से बताऊं कि मैं चाहता हूँ कि एक वाउचर से आपको इसके बता दूं ताकि चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक है ना एंट्री, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वाउचर बना हुआ नहीं है आज, नहीं तो मैं आपको बता देता, यदि मैं वाउचर तैयार करता तो उसके आगे की एंट्री। तो मैं बता रहा हूँ खाली कि यहाँ पे जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो हमसे पेमेंट का पूछता है कि हमको उसको पेमेंट किस मोड में करना है। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं आगे भी लेके जाता हूँ, इसको डिलीट कर दूंगा बाद में। ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ये मैंने इसको ऐड करके यहाँ पे क्लिक करा। अब आप यहाँ से ध्यान से देखना, इसको मैंने सेव करा, ठीक है। तो इसमें एक वाउचर नंबर यहाँ लिखा हुआ आएगा, इस वाउचर नंबर को आपको आपके उसके ऊपर नोट करना है, इस पे एफईसी बिल के ऊपर नोट करना है इसको। तो इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है। मैं भी इसलिए नोट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, 62 नंबर का वाउचर। मान लीजिए मैंने इसको ओके करा, फिर मैंने करा कि एक्सपेंडिचर डिटेल नोट सेव, डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने करा यहाँ पे यस। है ना। अब ये देखो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है, ये जैसा अपने एफपीसी बिल बना हुआ है ना, तो एफपीसी बिल के ऊपर हम यहाँ पे इधर कोने पे हम यहाँ लिख देंगे इसका जो नंबर आया है। अब अब हमारे पास में ऑप्शन है कि इसको पेमेंट कैसे करना है। अब जो लोगों ने अभी तक ऑनलाइन चालू नहीं करा है और जिन्होंने इस साल की कैश बुक ली है, उनके लिए तरीका बता रहा हूँ। उनको क्या करना है कि उन्होंने चेक से पेमेंट करा होगा, तो वो यहाँ पे चेक पे क्लिक करके और ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे आप चेक पे क्लिक करके ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास में यह चेक नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप चेक नंबर डाल दो और क्या अमाउंट है वो यहाँ पे अमाउंट भर दो और किस तारीख का चेक काटा था आपने वो चेक नंबर डाल दो, ठीक है। और उसके बाद में इसको कंफर्म कर दो, तो ये चेक से पेमेंट हो जाएगा। अब जिन लोगों ने जिनको चेक से पेमेंट नहीं करना है, जिनको मतलब इसको पीएफएमएस के थ्रू यूज करना है, तो वो लोग यूज करेंगे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इस पे यूज करेंगे और इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे नरेशन डाल देंगे कुछ भी और कंफर्म कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, जब हम इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डेटा अप्रूवर के पास चला जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया इसको, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया, पे डिटेल सबमिट फॉर अप्रूवल, दिख रहा है यहाँ पे सबमिट फॉर अप्रूवल, दिख रहा है आप सभी को। सबमिट फॉर अप्रूवल पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये अप्रूवल के लिए चला गया। किसके पास गया अप्रूवल के लिए, अब ये नोडल ऑफिसर के पास। अब हमने इसको क्या करा, यहाँ से हमारा लॉग आउट करेंगे,
लॉग आउट करने के बाद में हम अपने नोडल ऑफिसर का जो डेटा अप्रूवल वाला लॉगिन है उससे लॉगिन करेंगे। उससे लॉगिन करने के बाद में फिर हम जाएंगे एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, अप्रूव। पे जब हम क्लिक करेंगे, हमारी स्कीम सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो हमको वो एक वाउचर जो हमने बनाया है वो यहाँ आ रहा है। दिख रहा है आपको ये वाउचर 10 रुपए वाला जो अपन ने उस ललित फार्मा का बनाया ना, 10 रुपए का वाउचर वेदर से लेके आया था, ये देखो। तो जब आप इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा क्या, अप्रूव और रिजेक्ट। तो यदि आप यहाँ पे इसको अप्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अप्रूव हो जाएगा, और यदि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, देखो क्या लिखा है, रिजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो एंट्री फॉर ट्रेनिंग पर्पस, और मैंने यहाँ क्या करा, इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। तो ये आ रहा है कि ये सक्सेसफुली सेव्ड फॉर रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड में चला गया। ठीक है, मैंने इसको लॉग आउट किया। अभी मेरी वाली लॉगिन पे गया मैं वापस, वहां से मैंने अपनी डेटा ऑपरेटर वाली लॉगिन में गया। यहाँ पे मैंने जाके एक्सपेंडिचर में देखा, मैनेज में जाके देखा, सर्च किया, ये 10 रुपए वाली जो एंट्री है देखो, है ना, ठीक है। आपको इसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, रिजेक्ट, रिजेक्टेड। मैंने इस वाउचर पे यहाँ क्लिक करा और इसके अंदर वापस मेरे पास ऑप्शन है, फिर से पेज डिटेल डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, उसको एडिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ये मैं एडिट में आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया रिमूव का, तो मैंने इसको क्या करा, वाउचर को रिमूव कर दिया, क्योंकि मुझे इस वाउचर को मेरे पास रखना ही था। ठीक है, ये वाउचर रिमूव हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन एक्सपेंडिचर्स को कर सकते हैं, और एक्सपेंडिचर को हम देख सकते हैं, सारे बिल, है ना। और जब हम प्रिंट पेमेंट एडवाइस से करेंगे, जब प्रिंट पेमेंट एडवाइस से करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, जब हम डेटा अप्रूवर से जैसे हम करेंगे ना, तो वहां पे नीचे एक ऑप्शन और आएगा, जब अप्रूव कर देंगे तो वहां नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट एडवाइस। तो उस प्रिंट एडवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके इसकी जो एडवाइस है वो प्रिंट हो जाएगी, और वो प्रिंट होने के बाद में कैसी दिखेगी ये मैं बताता हूँ। प्रिंट हो जाने के बाद में कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है ना। एक पूरे ऐसा एक पेज के ऊपर ये प्रिंट एडवाइस आती है। इस प्रिंट एडवाइस को आप देख सकते हो इस तरह की, इसकी 2 कॉपी प्रिंट करनी है प्रिंट करते टाइम, और यहाँ पे सिग्नेचर होगी। एक तरफ तो होगी आपके नोडल ऑफिसर की सिग्नेचर, एक तरफ होगी आपके एचओडी की सिग्नेचर। जो भी 2 लोगों की चेकबुक में साइन होती है, उन दोनों की चेक की साइन यहाँ पे दोनों जगह पे होगी, और उनके नाम की इस तरह की आप सील बनवा सकते हो, ताकि आपको हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी एंट्री हाथ से करनी पड़ती है बार बार, तो आपको हाथ से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सील जो है आप बनवा सकते हो, इस सील को बनवा लो तो आपको हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ सील लगाई और काम हो जाएगा। उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है बताता हूँ। उसमें पहले उसका नाम लिखना पड़ता है अधिकारी का, फिर उसकी पोस्ट लिखनी पड़ती है, फिर उसका डेजिग्नेशन लिखना है, फिर उसके बाद में वो कहाँ पे पोस्टेड है वो लिखना पड़ता है, फिर मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है। तो इतनी चीज हाथ से लिखने की बजाय उनकी सील बनवा दो, जैसे डॉक्टर सो एंड सो, एचओडी मेडिसिन डिपार्टमेंट, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, उनका मोबाइल नंबर, और वो सील यहाँ पे लगा, तो हमारा टाइम बच जाता है। फिर ये 2 कॉपी में बना लिया, फिर 2 कॉपी में बना के इन दोनों कॉपी को हमको लेके जानी है बैंक में। जब हम बैंक में वो कॉपी दे देंगे तो बैंक वाला क्या करेगा, उसमें से एक कॉपी पे वो नोटिंग करके उसके पास रख लेगा, और दूसरी कॉपी पे सील और साइन करके आपको दे देगा, और इस तरह से उस पार्टी को 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगा। तो आपको चेक नहीं काटना पड़ेगा, उसकी वजह आपको ये प्रिंट एडवाइस देके जानी पड़ेगी, और तो आपको बैंक वाला जो कॉपी देगा प्रिंट एडवाइस की, वो लाके अपने एफईसी बिल में लगा दो। तो ये एक प्रोसेस है कि कैसे हमें एक वाउचर तैयार करना है, कैसे हमें एक बिल तैयार करना है। अब इसमें यदि किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछो। बहुत सिंपल था, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा 1 घंटे का काम है, 1 घंटे के अंदर हम इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ राहुल, बस मेरे को एक छोटी सी जानकारी दे दो। एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने। हाँ, मेरे को बस ये बताओ कि अपन इसमें इस फाइनेंशियल ईयर में अपने पास कितना पैसा आया, हाँ, और उसमें
कितना खर्च कर चुके हैं वो चीज बता दो। मतलब अगर अपन इसमें ये देखना चाहते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपने पास कितना पैसा आया हाँ और अपन ने उसमें से कितना एक्सपेंडिचर कर दिया, तो अपन हम्म। इसमें कहाँ से देखेंगे ये फैसला से? देखो आपने जितना पैसा आया वो तो आपको यहाँ से दिखेगा, मैनेज फंड रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी, ये टोटल इतना पैसा आपके पास आया। इसमें ठीक है? बॉस हाँ कितना आएगा माय फंड, माय फंड में? माय फंड के अंदर रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी, रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जाके एजेंसी स्कीम पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो टोटल जितना पैसा इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक आया है वो यहाँ दिख रहा है। स्कीम में अपन का वो 9316 वाला सेलेक्ट करना है। हाँ 9316 वाला। फिर उसके बाद फिर स्टेटस में कुछ नहीं डालना है, बस डायरेक्ट सर्च बटन दबा दो। हो गया? हाँ तो ये आपको ये फंड दिख जाएगा। अब आप कह रहे हो कि मैंने कितना खर्च कर दिया अभी तक, मुझे ये देखना है। जी तो आपको जाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर के अंदर जाओ, उसमें मैनेज में जाओ, मैनेज एक्सपेंडिचर में मैनेज, और मैनेज के अंदर जाके वापस स्कीम सिलेक्ट करो और सर्च करोगे तो आपने टोटल अभी तक जितने वाउचर आपने करे वो यहाँ दिखेंगे। आप इसको चाहो तो एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, नीचे जाके आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करो, सेव करो और ये एक्सेल की फाइल खोल के देख लो तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपने टोटल अभी तक कितने खर्चे किए हैं। लेकिन ये हेड वाइज नहीं बताएगा लेकिन है? ये देखो, ये आपने जितने भी टोटल खर्चे किए हैं वो खर्चे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना? आपको ये अलग अलग हेड, आपका आप यदि सोच रहे हो इसमें अलग अलग हेड वाइज दिखाएगा तो वो अलग अलग हेड वाइज को नहीं दिखाएगा। आप कितनी मेहनत कर सकते हो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे इसमें जो ये एक्सेल की फाइल एक्सपोर्ट होके आ गई है, इसके आगे आप यहाँ पे हेड डाल सकते हो अपने हाथ से, वाउचर पे से देख के चाहो तो वो अपन हाँ उसको डाउनलोड करने के बाद हाँ, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ हेड डाल दो, फिर फिल्टर लगा के आपको जो करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको वाउचर का नंबर तारीख सही की यहाँ पे दे देता है। ठीक है ना? तो ये इसका आपको एक्सपेंसेस जो देखना है आप इस तरह से देख सकते हो, है ना? वाउचर प्रिंटिंग जो हमने जितने भी हमने जैसे जो भी हमारे वाउचर होते हैं। अब राहुल वो इसमें एक चीज हो रही है कि मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया है इसको, हाँ अक्टूबर से, लेकिन अब मैंने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जितना भी पेमेंट किया था वो बाय चेक किया था। ठीक है, तो अब उसको फिर पीएफएस में एंटर करना पड़ेगा या फिर रहने दे उसको, फिर अगले नहीं महीने करना पड़ेगा ना। मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब जिस भी लोगों ने चेक से पेमेंट कराया तो जब वहाँ पेमेंट मोड में आओगे तो वहाँ पेमेंट मोड में जाके चेक सिलेक्ट कर लो, चेक नंबर डाल दो, कौन सी तारीख का चेक काटा है वो डाल दो। तो जितने पेमेंट आपने चेक से करे हैं वो तो आप चेक से दिखा सकते हो, उसमें वो माइनस होते चले जाएंगे। करनी ही पड़ेगी मतलब एंट्री। जितने भी आप चेक से जो आप खर्चा कर रहे हो ना वो माइनस हो जाएंगे, उसमें कोई इशू अब नहीं। तो कर ही नहीं रहे अपन ने स्टार्टिंग में कर दिया इस फाइनेंशियल ईयर में भी, लेकिन अब तो कर ही नहीं रहे अपन। तो लेकिन अब जब तो देखो पुराना जितने हैं वो तो आप चेक से उसमें दिखा दो, और जो करंट खर्चा कर रहे हो वो आप पीपीए से करो, पेमेंट एडवाइस से। अब वो उससे ई पेमेंट से कर रहे हो? ई पेमेंट से करना। हाँ। हाँ ये बहुत आसान कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरानी एंट्री करने में कुछ नहीं है। यदि आप बिल वाउचर की किताब लेके वो फाइल लेके बैठोगे 10 20 25 50 वाउचर से ज्यादा नहीं होते हैं अपने, 20 30 वाउचर, तो वो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे में डाल दोगे एक ही दिन में। अच्छा एक चीज पूछ रहा था मैं हाँ कातिन जी, हाँ एक चेक मैंने लास्ट ईयर का दिया था, हाँ वो किसी कारणवश से रिजेक्ट हो गया, हाँ। अब उसकी दोबारा हमने उसको पेमेंट किया है, अच्छा तो वो एंट्री जो पैसा हमारे खाते से तो कटा ही नहीं हो? तो नहीं कटा तो जो इस बार को ओपनिंग बैलेंस है इसमें वो पैसा लेके आना पड़ेगा। हाँ वो आ जाएगा पैसा, है ना? हाँ और फिर उसको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं ना यहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ अब क्या होगा बताऊं मैं आपको, जब आप पेमेंट करोगे तो वो जो वाउचर है आपका पिछले साल का, उस वाउचर की एक फोटोकॉपी आपको इस साल के वाले फाइल में भी लगा के रखनी पड़ेगी। हाँ वो तो, ठीक है लेकिन ना? पिछले वाले में तो अपन ने वो कर दिया ना उसको, क्या कर दिया? 0 करके भेजा अपन ने, वही पेमेंट कर दिया हमने इसका। कोई बात नहीं, आपने 0 करके भेज दिया, लेकिन उसकी चूंकि इस बार आपने जब उसको पेमेंट, पिछली बार पेमेंट 0 करके भेज दिया, पेमेंट मिला तो नहीं था ना उस पार्टी को। हाँ हाँ
तो आप क्या करोगे कि उसको इस बार वापस से चेक से पेमेंट करोगे, उस वाउचर की एक फोटोकॉपी अपने पास में यहाँ रखोगे, और जो पुरानी वाली जो फाइल है, इस बार का जो नया चेक काटोगे, उस चेक की डिटेल उस वाले वाउचर के अंदर पुराने चेक को ऐसे क्रॉस करके वहां लिखोगे वो कैंसिल हो गया था और श्रीमान इसको पुनः 21 तारीख को ये नया चेक जारी किया गया, ऐसा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। आपने पिछले साल का पेमेंट इस साल करा कोई बात नहीं, पर आपको वो वाउचर इस बार लगा के रखना पड़ेगा आपकी फाइल के अंदर, ठीक है। उसकी एक कॉपी अपने यहाँ लगा के रखनी पड़ेगी। कार्तिक जी, हाँ हमने शुरू किया था ना, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग। हाँ, तो शुरू में थोड़ा सा क्या क्या बताया अपन ने, वो थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर दें एक बार थोड़ा। आपने कहाँ से देखा ये बताइए। मैं आपको बता देता हूँ मैंने शुरू कहाँ से किया था। सबसे पहले मैंने शुरू किया था यहाँ से पीएफएमएस। पीएफएमएस के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ दो तरह की लॉगिन होती है, एक होती है डेटा अप्रूवर, एक होती है डेटा ऑपरेटर। डेटा अप्रूवर मतलब नोडल ऑफिसर की, डेटा अप्रूवर ऑपरेटर मतलब डेटा मैनेजर की। तो डेटा मैनेजर की आप अपनी लॉगिन पे जाके, और आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है ऊपर आपका नाम, एजेंसी डीओ मतलब ऑपरेटर है ये, और आपका कोड और ये फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का चल रहा है, ठीक है। यदि आपको फाइनेंशियल ईयर बुलाने का भी कुछ काम करना है, अब जब उसको लॉगिन करते हो वहां पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यदि आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है उसमें चली जाती है पीएफएमएस। तो एक तो ये हो गया लॉगिन का। यहाँ पे आपके यूजर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना अकाउंट की डिटेल देख सकते हो। उसके बाद में फिर जब हमने बताया था कि हमारे पास पैसा कहाँ से आया है, तो वो मैंने बताया था रिसीव फ्रॉम अदर एजेंसी से। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास में पैसा आया है 9316 एजेंसी कोड है हमारा। यहाँ से हमने देखा तो ये इतना पैसा इस साल में हमें जमा हुआ है, हमें यहाँ दिख जाता है किस हेड में कौन सा पैसा आया है, ये दिख जाता है। और हमें देखना है कि सैंक्शन नंबर के अंदर जाके क्लिक करते हैं तो देखो ये अंदर पूरी डिटेल आ जाती है। ये पैसा उन्होंने भेजा है प्रोक्योरमेंट ऑफ एआरवी ड्रग के नाम का, और कितना भेजा है 50,000 रुपए भेजा है, इस तारीख को सैंक्शन हुई थी। तो मैंने बताया था कि जितने भी हेड है आप इनकी इसे कॉपी, यहाँ से इस हेड को कॉपी कर लें और इस तरीके एक वर्ड की फाइल बना लें अपनी, उसमें जो जो पैसा जब जब आया है वो नोट कर ले, और उसी के नीचे सैंक्शन नंबर के नीचे आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें इस तरह से। ये ग्रीन ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, ये मैंने पेस्ट कर रखे हैं यहाँ से निकाल के। तो इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब हम वाउचर बनाते हैं तो हमको उसमें सर्च करना पड़ता है कि किस हेड में खर्चा करना है, तो वो बहुत टाइम लगता है सर्च करने में। तो हम यहाँ से उसको वहां डाल के और कंट्रोल F दबा के और सर्च कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो पैसा आया वो हमने देख लिया। उसके बाद में आती है बात वेंडर्स की, जिनको हमें पेमेंट करना है। तो हमें पेमेंट किन को करना है, वेंडर को करना है। तो वेंडर हमें देखने हैं, तो वेंडर पे हम यहाँ मैनेज में जाते हैं। तो जो वेंडर हमने हम नहीं भी बनाए किसी को वेंडर, हम अपने स्टाफ को तो बना सकते हैं। जितना भी हमारा टोटल एआरटी सेंटर में स्टाफ है, यदि वो कहीं जाता है हमको टीडीए का पैसा देना पड़ता है, तो हम ऐसे नए जितने भी हमको वेंडर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, मास्टर में जाके वेंडर में जाके एड न्यू करेंगे। यहाँ पे वेंडर बन जाएगा, उसकी डिटेल डाल देंगे, बैंक अकाउंट नंबर बैंक डिटेल डाल देंगे, तो वो वेंडर बन जाएगा हमारा। लेकिन बहुत सारी दुकानदार ऐसे भी हो सकते हैं हमारे यहाँ पे जिनसे हम सामान खरीदते हैं, जो ऑलरेडी वो कहीं रजिस्टर्ड होते हैं, किसी ना किसी के पास में उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट में सामान दिया होता है। तो ऐसे रजिस्टर ऐसे वेंडर को हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, वेंडर नॉट मेप्ड विथ मी, तीसरा नंबर वाला है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम वेंडर का नाम डालेंगे। जैसे जयपुर में आप रामदयाल जी किसी वेंडर का नाम बताओ जहाँ से आप सामान खरीदते हो जी, सप्लाई आती है आपको। गिरीशन फार्मा के नाम से करो। गिरीसन के नाम से हाँ, मैंने उस समय सर्च किया था लेकिन वो मिला नहीं था। ओके ओके। अब आ गया, देखो ये रहा, हम्म, आ गया देखो गिरीसन, है ना। हम्म, गिरीसन डिस्ट्रीब्यूटर है, नागपुर का है, ये कहाँ का है, ये शायद जयपुर का ही है मेरे ख्याल से। नहीं हम्म। एड्रेस नहीं आ रहा है इसका, कोड भी है हाँ, वो तो पूछ लूंगा मैं। ना। उसका क्या होगा, जब आप उससे अकाउंट नंबर मांगोगे ना, हम्म, उस अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मांगोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी आप उस फर्म के लोग हैं आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे। ओके। तो उसमें से आपको पता लग जाएगा कि वो कहाँ का है, क्योंकि जो जिसने भी इसका रजिस्ट्रेशन करा ना, किसी समझदार ने डाला तो उसने सिटी का नाम डाला, किसी ने सिटी का नाम नहीं डाला तो यहाँ सिटी का नाम नहीं डालते तो पता नहीं चलता कि वो कहाँ का है। जनता ओके। कॉलोनी लिखा है, नागपुर लिखा है, कोलाबा लिखा है, पुणे लिखा है, इस पे नहीं लिखा हुआ है ना। एक इस पे नहीं लिखा है, इस पे देवल ड्यूटी लिखा हुआ है, इस पे भी सिटी का नाम नहीं लिखा है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, हम उस फर्म को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे
सिलेक्ट करके और नीचे मेप वेंडर है इस पर टिक कर देंगे। जैसे जी। इसको टिक करेंगे तो वो हमारे पीएफएमएस ग्रुप के अच्छा, आ अपने जाएगा, खाते में आ जाएगा। अपने ओके। पास आ जाएगा। फिर अपन इसको बाद में जितनी बार चाहे उतनी बार पेमेंट कर सकते हैं। तो अपने को ये नया नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो अपने को उसकी सारी डिटेल, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, टेन नंबर, वो सारी डिटेल हम यहाँ बैठ के सारी डिटेल टाइप करेंगे, फिर उसको अप्रूव कराएंगे, तो वो हमको नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो 90%, 95% तो है ना, आप देखेंगे कि आपको 95% तो वेंडर आपको ऑलरेडी बने बनाए इसको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ आपके तो सारे स्टाफ की आपको वेंडर यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, और कुछ ऐसी फर्म हो सकती है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई नहीं करती हो, लेकिन सिर्फ आपके एआरटी पे करती हो, जो आपके कुछ नॉन हो सकते हैं, जिनको आप जानते हो, जिन दुकानों से आप सामान खरीदते हो, उनको आप यहाँ पे नए वेंडर के अंदर न्यू वेंडर में जाके, वेंडर में एड न्यू में जाके और आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, इतना है। ठीक है, एक बात विशेष तौर से बता दूं मैं आपको, आप उसी वेंडर को पेमेंट कर पाओगे इसके आगे यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ होगा, दिख रहा है आपको वेंडर के नाम के आगे, और यहाँ दिख रहा है सक्सेस इन बैंक, जिसके आगे लिखा है फेल्यूर इन बैंक और डीएक्टिव। इस व्यक्ति को आप पेमेंट नहीं करोगे। तो देखो मेरे यहाँ पे 2 डॉक्टर राजीव कुमार दिख रहे हैं, तो आपको जब वेंडर को सिलेक्ट करोगे तो थोड़ी समझदारी रखनी है कि आपको सिलेक्ट करते टाइम पे जो डीएक्टिव वाला अकाउंट है उसको सिलेक्ट नहीं करना है। यदि आपने गलती से डीएक्टिव वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लिया तो आपका वाउचर तो बन जाएगा, लेकिन उसको पेमेंट नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि आप पीएफएमएस से पेमेंट कर रहे हो, उन सारी कंपनी वालों को कह दो, दुकानदारों को कह दो कि यदि उनका कोई भी अकाउंट नंबर बदलते हैं या उनका अकाउंट जो अपने को दे रखा है कि वो बंद हो गया है, तो उसकी सूचना उनको तत्काल प्रभाव से दे दें। पता चला कि मेरे यहाँ एक केस हो गया था, मैंने एक पार्टी ने मेरे को जो चेक बैंक डिटेल दी थी मैंने वो डाल दी, और जब पीएफएमएस चालू करा उसके बीच में उसका वो अकाउंट बंद हो गया, उसने मुझे बताया ही नहीं, और मैं यहाँ से पेमेंट करके निश्चिंत हो गया। 2 महीने बाद जब वो मेरे पास आया, सर आपने पेमेंट तो किया नहीं, मैंने कहा ये रहा पेमेंट, तो देखा कि मेरे अकाउंट से वो पेमेंट माइनस भी नहीं हुआ था और उसको पहुंचा भी नहीं था, क्योंकि अकाउंट उसका बंद था। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे फिर से एक नया पीपीए बनाना पड़ा, फिर नोडल ऑफिसर के पास जाके साइन कराना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका जो पीपीए होता है उसकी सिर्फ 10 दिन की मियाद होती है, 10 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको पीपीए बनाने के बाद में 10 दिन के अंदर उन पे सब पे साइन करा के और बैंक के अंदर पहुंचाना कंपलसरी होता है 10 दिन में। यदि आप 10 दिन में उनको बैंक में नहीं पहुंचाओगे तो वो एक्सपायर हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ना। कटिंग जी। हाँ हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे अपन कुछ आइटम होते हैं जिनको अपन पेड बाय मी करेंगे, हाँ, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे सर उसमें? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं सोच रहा था अभी तक किसी ने पूछा क्यों नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा सर यही होता है। सर एक रिक्वेस्ट है, जैसे अभी तक अपने पास बजट आया नहीं है, हाँ और जैसे मैंने अभी 10,000 रुपये खर्च कर दिए मेरे पास से, हाँ तो अब जैसे बजट अब आएगा 1 या 2 तारीख को बजट आ जाएगा, तो हाँ उसको मैं एंट्री कैसे करूंगा सर? उसमें क्या लिखना पड़ेगा मुझे? जैसे वो तो हाँ। सब अलग अलग फर्म के होंगे, किसी का 200 का बिल होगा, किसी का 500 का, किसी का 1000 का बिल होगा, ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास 10,000 हो गए सर आज। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे एक समझदारी की बात है कि 10,000 के बिल आपने पेमेंट कर दिए, वो 10,000 में से आपको ये निकालना पड़ेगा कंटीजेंसी में कितने हैं, नहीं नहीं, सब सर सारे कंटीजेंसी के सर सर सब। हाँ, सब हाँ, कंटीजेंसी के हैं, तो एक ही बिल बनेगा उसका, आप एक एक ही मतलब वाउचर बनाओगे। एक एफपीसी बना दूंगा मैं, हाँ, उसमें लिखूंगा सारा भुगतान मेरे द्वारा किया गया सारे है बस। जितने भी बिल है उन बिल पे एक सील लगाओगे नीचे, भुगतान मेरे हाँ द्वारा किया गया, और सब पे साइन करोगे आप। और हाँ। फिर क्या करोगे कि जब पूरा पूरा कंप्लीट बिल बन जाएगा, तो जब आप यहाँ पे जब पीएफएमएस में जाओगे तो वहां पे हम्म। आपके नाम का एक नवीन के नाम का आप अपना एक वेंडर क्रिएट करोगे, और उस ठीक है। नवीन वाले वेंडर को आप पेमेंट करोगे। नहीं, मैं ये कह रहा था जो आपने बताया था कि वो अपने एक वो फोटो लगानी पड़ती है, जैसे कोई अपने ऑर्डर कॉपी करते हैं तो उसकी फोटो लगानी पड़ेगी ना, तो वैसे ही मेरे को एफईसी बिल की कॉपी लगा दो बस उसके अंदर। नहीं, आप एफईसी बिल का नंबर डाल दो वहां पे। वो इमेज नहीं दिखानी पड़ेगी कि नवीन को मैं 10,000 क्यों दे रहा हूँ? वो आप नीचे उसमें डालोगे ना। अच्छा, क्या फॉर यूज ऑफिस एक्सपेंसेस कर दूं मैं इसमें फिर? हाँ, और नीचे आप डिटेल डाल दोगे पूरी, और उसमें चाहिए तो आप यहाँ पे नोट शीट जो आप बनाओगे ना इसकी, हाँ हाँ उस नोट शीट को स्कैन करके वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है सर। तो जैसे नोट शीट तो जैसे आज की तारीख में होगी? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब अपना बिल तो मैंने सर, जैसे आज बिल अपने जो सितंबर से चल रहे हैं मेरे बिल, तो वो सारे कोई बात पेंडिंग चल नहीं, रहे हैं अपना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास पड़े, देखो ये पड़ा है ना, ये नाश्ते उसका अपने कंटी अपने इसके बिल पड़े हुए हैं। इंटर हाँ डिपार्टमेंटल मीटिंग करी थी, मिठाई सही वाले है। का है, कचौरी वाले का है, समोसे वाले का है, हाँ हाँ, चाय ये वाले यही कह रहा था बॉस मैं। बस। तो ये अभी मेरे पास पड़े हैं, मैं जिस दिन बनाऊंगा उस दिन में अब एक 200 200 500 500 रुपए का तो बना नहीं सकते, तो 2-3 सही हजार का बात है सर। इकट्ठा हो जाएगा,
फिर हाँ, एक हाँ। बना दूंगा और पेड माई भी करके पूरा तैयार करके और अपने नाम से उसको ऐसा कर देंगे बस। नहीं, अब मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अगर बिल अपने 10,000 से ऊपर भी हो जाएंगे तो भी अपन उसमें कर सकते हैं ना एक साथ, जैसे 15 तक हो सकते हैं तो भी कर सकते हैं ना सर यूं? कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है आप कोशिश करो कि 5,000 से अंदर अंदर की करो, 5,000 के ऊपर मत लेके जाओ। अच्छा सर। खाली क्योंकि टीए डीए का कोई हो सकता है, जहाँ आप ट्रेन से या बस से गए हो, वो 8,000 हम्म, 10,000 का हो सकता है, तो उसको कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी कोशिश करो कि 5,000 तक के हो या 10,000 के अंदर अंदर के हो, उतने में खत्म कर दो उसको, ज्यादा लंबा मत ले जाओ। नहीं कातिन जी, जैसे मान हमारे लो, बिल, नहीं हेलो नहीं, हेलो, जैसे सर, 10,000 सर का हो जाए तो उसके 2 बिल बना दें। हाँ 2 बना दो, आधे आधे कर हाँ दो। हाँ। नहीं नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आज बजट अपने पास आया नहीं और अक्टूबर में हमारे पास पैसा पूरा खत्म हो गया था सर, हाँ, और जो बिल अपना सितंबर से पेंडिंग थे वो अब आज चलते चलते सर आज 10,000 से ऊपर अमाउंट पहुंच तो जब चुका है। खाते में पैसा ही नहीं है तो फिर कैसे निकालोगे? हाँ, तो वो अपने जेब से दे रहे हैं ना सर, अभी यूं कह रहा हूं मैं, तो तो फिर अभी तो एक देते साथ ही रहो, दे जिस दें। दिन आपके पास वो खाते में पैसा आ जाएगा तभी वो बिल बनेगा, तब तक नहीं बनेगा। क्योंकि ओ, ओ, देखो चेक में तो क्या होता है, चेक तो आप किसी के नाम का काट के उसको कह सकते हो कि तू 1 महीने तक मत डालना, सही है सर। लेकिन पीपीए में ऐसा नहीं होता। पीपीए में तो आपको 10 दिन की मियाद है, सरकार ने फिक्स कर रखा है कि जो भ्रष्टाचार होता था ना, लोग पैसा दबा के बैठ जाते थे, वही पीपीए हम्म, बन गया मतलब अब 10 दिन में उसको भुगतान होना ही होना है। ओके सर। तो 10 दिन बाद भी तो वो पीपीए एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको नया पीपीए बनाना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। है ना? थैंक यू बहुत। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत और ये मैं पहली बार में मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये बड़ा जटिल होगा, लेकिन जब करने लगे तो ये बहुत आसान है। मतलब हार्डली 10-15 मिनट आधे घंटे का भी काम नहीं होता है और 10-15 वाउचर ठोक सकते हैं इसमें, ठीक है ना? तो किसी को कोई दिक्कत और कोई सवाल हो तो पूछो। बस एक बात और बताएं कि हाँ जैसे अपन ने किसी को पार्टी को पेमेंट के लिए बिल काट दिया, अपन ने इसको ई पेमेंट में जाके और अपन ने सब प्रिंट आउट वगैरह भी सब निकाल लिया, हाँ ठीक है। उसके बाद अपन ने नोडल ऑफिसर से अप्रूव के लिए, मतलब अपन ही करते हैं, नोडल ऑफिसर तो करते नहीं है अप्रूव, हाँ अपन ने उसको अप्रूव उसको प्रिंट आउट निकाल के नोडल ऑफिसर के पास ले गए। हाँ इन केस नोडल ऑफिसर ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया हाँ कि ये पेमेंट नहीं होना चाहिए, तो हाँ। क्या वो डिलीट हो सकता है फिर? नहीं तो उसमें वो ऑप्शन मैंने बताया था ना, अप्रूव और रिजेक्ट, आप उसको रिजेक्ट कर दो। मैं तो कह रहा हूँ कि अपन ने नोडल ऑफिसर की आईडी खोली और उसको अप्रूव भी कर दिया, हाँ भाई अपन प्रिंट आउट साइन कराने के लिए नोडल ऑफिसर के पास तो लेकर जाएंगे ना। हाँ उस वक्त उसने अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, हाँ उसने कहा कि नहीं यार ये तो कैंसिल हो, हाँ। तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा क्या अप्रूव होने के बाद? देखो ये इतने सारे ऑलरेडी जो अप्रूव हो चुके हैं, ये वो पैसा है जो ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, ठीक है। हाँ अब आप कह रहे हो कि मेरे को अप्रूव करे हुए पेमेंट के अंदर आप कह रहे हो कि मुझे कुछ गड़बड़, मतलब मुझे लगा कि कुछ करेक्शन करना है, और हाँ। अब तो करेक्शन क्या करना है, मतलब पेमेंट का अमाउंट का करेक्शन करना है या कुछ और करेक्शन करना है? सपोज अमाउंट ही अगर गलत हो गया, अपन ने किसी को 10,560 रुपए देने था, अपन ने उसको 580 कर दिया और अपन ने हाँ अप्रूव करके प्रिंट आउट वगैरह सब निकाल लिया, हाँ। तो बहुत अब अच्छा, उस केस में अपन क्या? बहुत बढ़िया सवाल। कुछ मत करो, 10 दिन बाद अपने आप वो आपके अंदर से कैंसिल हो जाए। अच्छा, मतलब अपन को उसको बैंक में लेके नहीं जाना, उसको 10 दिन तक दबा के रखना है, अपना कैंसिल हो जाएगा। उसको फाड़ना नहीं है, उसको ध्यान हाँ रखना, हाँ। उसको फाड़ना नहीं है, उसके ऊपर कैंसिल करके उसमें रिमार्क डालना है नीचे कि दिस ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिजेक्टेड बाय नोडल ऑफिसर आफ्टर अप्रूवल बाय डीए, और दिस ट्रांजेक्शन विल बी कैंसल्ड, ऐसा करके और आप उसको रखो। आप उसको बैंक में मत दो, दोनों कॉपी आप ही के पास पड़ी हुई होना चाहिए और उस वाउचर के अंदर लगी हुई होना चाहिए। 10 दिन बाद वो क्या होगा कि वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा और जो पैसा इसमें से कटा हुआ दिखाएगा वो पैसा वापस आपके बैलेंस में जुड़ जाएगा। बैलेंस में जुड़ जाएगा। लेकिन अब इसमें जो आप अपन वाउचर में ऊपर की तरफ एफएसए बिल में जो नंबर डालते हैं, जो पीएफएमएस देता है अपन को नंबर, बीपी वगैरह वाला, हाँ बीपी 2001 नंबर 2 नंबर, हाँ। तो वो कंट्रीब्यूशन में ही चलेगा या वो वापस आ जाएगा? नहीं जैसे मान लो नहीं, 5 वो नंबर नहीं आएगा, वो नंबर तो अब आपको नया नंबर डालना पड़ेगा। वो नंबर ऑटोमेटिक नया नया लेगा, जब आप नंबर नया पीपीए बनाओगे तो नया नंबर आएगा, नया बनाना पड़ेगा, पीपीए नया बनाना पड़ेगा, है ना? आएगा। और इसी तरह जो आप कह रहे हो कि आपने जो पेमेंट चेक से किया है, वो अगर अभी अपन करते हैं बाद में, तो फिर उनमें भी वो नंबर आएगा? नंबर तो आएगा, नंबर अब बाद के नंबर आएंगे, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे कोई क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेस टूट जाएगी। तारीखें तो पुरानी डलेगी ना उसमें। हाँ, डेट तो पुरानी आ जाएगी। हाँ, तो इसलिए कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ओके बॉस, ओके। उसी का चलेगा, बाद में तो हाँ कंटिन्यूशन में आ जाएगा। हाँ हाँ।
है ना। तो जिनको भी पेंडिंग पुराना वाले काम करने हैं तो वो सारे सब चेक से पेमेंट दिखाना, और जिनको की नया काम करना है वो प्री पेमेंट एडवाइस से पीपीए से दिखाना, बस इतना है। देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आपका, देखो एक लाइन नीचे, यहाँ जैसे पीपीए एक्सपायरी डेट आ रही है 18/2/22, तो ये पीपीए यदि आप 18 तारीख के पहले जैसे बैंक लेके नहीं गए होते तो ये अपने आप पीपीए 18 तारीख को एक्सपायर हो जाता है। मतलब एडिट नहीं करते उसके बाद, अप्रूव करने के बाद एडिट अप्रूव करने के बाद में एडिट नहीं होगा। यदि आपने एक बार अप्रूव कर दिया है तो फिर एडिट नहीं होगा। उसके बाद में तो बस यही कि उसको आपको छोड़ना पड़ेगा 10 दिन की। 10 दिन में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। चेक कर हाँ। सकते हैं ना उसको, नोडल ऑफिसर की भी तो आईडी है, एक बार आप नोडल ऑफिसर को भेज के वो चेक करवा सकते हैं ना। तो मोस्टली तो क्या होता है कि देखो ऐसी ऐसी कंडीशन तभी आती है जब कोई बहुत ही ज्यादा कोई कंट्रोवर्शियल कोई मैटर हो। बाकी तो मोस्टली ऐसी कोई चीज बनती नहीं, क्योंकि आप जो बना के लेके जाते हो वो सही होता है। आप सारा सब चेक करके बना के लेके जाते हो और फिर आप उनसे साइन करा के लाते हो, है ना। और ये आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना है तो आप इसमें इस प्रोसेस में एक नया काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि जैसे हम पुराने टाइम में पहले हम जैसे चेक बना के और एफपीसी बिल हम मैडम के पास ले जाते हैं, अपने अधिकारी के पास में, वैसे आप पहले सब बना के ले जाओ, उनसे सब पे सील साइन वाउचर पे करा के जाओ। सारे जब वाउचर पे सील साइन हो जाए उसके बाद में ऑफिस में आके सबकी प्रिंट एडवाइस जारी करो और फिर वो पीपीए की प्रिंट ले जाके साइन करा लो, तो वो जो गलती होने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा कातिन जी, हाँ एक चीज मैं पूछ रहा था कि जैसे हमने किसी को ऑर्डर कर दिया हाँ और ऑर्डर करने के बाद उसने सप्लाई लेट करी, हाँ। तो सप्लाई होने के बाद ही उसका पेमेंट होगा? भले वो तो आपने ऑर्डर जनवरी में कर दिया था और अक्टूबर में माल देगा तो तब तक अपन उसकी पीपीए बनाएंगे ही नहीं ना। हाँ मेरी बात सुनो, अब हाँ। उसका पेमेंट हमें, क्योंकि जो पेमेंट फरवरी में अपन ने उसको ऑर्डर किया और उसने अप्रैल में सप्लाई की, ठीक है। तब उसका पेमेंट अपन कैसे करेंगे? फाइनेंशियल ईयर तो निकल गया। देखो फाइनेंशियल निकल गया ना, हाँ। यहाँ पे दो चीजें हैं कि या तो एक तरीका ये भी होता है कि चूंकि चेक से पेमेंट यदि आप कर रहे थे उस समय और यदि आपने उसका चेक बना के रख लिया काट के, तो आप उसको चेक बना के, और पुराने वाले सिस्टम में तो कर सकते थे, लेकिन इस वाले में पीपीए वाले में एक सबसे बड़ी बात यही है, आपको ये टारगेट लेके चलना है कि जिस भी पार्टी को ऑर्डर देना है आप ये कोशिश करो कि उसी पार्टी को ऑर्डर दो जो 15 दिन से 1 महीने के अंदर सप्लाई कर सके। और आप ये कोशिश करो कि, है ना, आप 5 मार्च 6 मार्च के बाद में ऐसे व्यक्ति किसी को भी ऑर्डर मत दो जो आपको लटका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टम है पीपीए के अंदर, इसके अंदर आपको 30 तारीख को ही पेमेंट करना पड़ेगा। 31 मार्च के बाद में वो पेमेंट नहीं लेगा बैक डेट का, और लेगा भी तो फिर वो हिसाब गड़बड़ा जाएगा। मतलब इसमें एडवांस बुक नहीं कर सकते अपन? हाँ, तो इसलिए अपने को एडवांस होता है, इसमें ऑप्शन होता है एडवांसेस का, ऐसा नहीं है। एडवांसेस मैनेज भी होते हैं, एडवांसेस अप्रूव भी होते हैं, लेकिन आरसेक से मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एडवांसेस, क्योंकि एडवांस कोई भी चीज यहाँ से होगी तो वो हर चीज आरसेक को पहले दिखेगी और वहां से अप्रूव करानी पड़ेगी, वो हमारे हाथ में नहीं होगी, वो समस्या है। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे इस साल से। इसलिए मैंने खुद भी, मेरा अभी तक का टोटल 100% बजट को मैं यूटिलाइज कर चुका हूँ, जितना पैसा मेरे पास आया था उसको, और जितना भी आने वाला है वो भी 95% यूज कर दिया है, खाली 5% बचा। तो वो जैसे ही पैसा खाते में डलेगा 5 दिन के अंदर करके, और 10 मार्च तक प्लान है कि 10 से 15 मार्च जैसे ही पैसा आ जाएगा उसको 5 दिन के बाद में कंप्लीट एसओसी बना के काम खत्म। और ऐसी पार्टी को ऑर्डर देना है जो 7 दिन 8 दिन 15 दिन में सामान दे सके, ये पहले टर्म्स एंड कंडीशन हमने ठहरा ली है। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है जिससे कि हम भी दुखी ना हो, हमारा अकाउंट सिस्टम भी दुखी ना हो, और हमें भी, अधिकारी भी परेशान ना हो कि ये चेक वहां चला गया और फिर हम ही उलझते हैं। भाई उलझेगा कौन? अल्टीमेटली डेटा मैनेजर को ही उलझना है ना इस सब लफड़े में। तो साला ऐसा काम ही क्यों करे? साहब कह दो अधिकारी को कि साहब देखो ये पार्टी तो 2 महीने का बोल रही है और 2 महीने तक हम इसको पेमेंट, क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर ऐसा लफड़ा होता है कि मैं बाद में पेमेंट नहीं कर सकता, या तो इसको खर्च मत करो, अनयूटिलाइज पैसा वापस भेज दो, और खर्च करना है तो भैया मेरे को तू आज बिल ला के दे, आज माल ला के दे, 4 दिन में माल ला के दे, मैं पेमेंट इसी साल में करूंगा, अगले साल में लेके नहीं जाऊंगा। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अपने इसमें क्या हो रहा था, बिल्कुल सही है कि जब हम सीखते हैं तो सीखना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना तो हर व्यक्ति के पास में एक अलग नए तरीके का चैलेंज आता है। ठीक है ना? तो इस तरह के चैलेंजेस तब आते हैं जब हम लोग रोज काम करते हैं, है ना? जब हम रोज काम करते हैं तो ऐसे चैलेंजेस हमारे पास में तब आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे कि रामदयाल जी को का एक सवाल था, एक साजिद का। देखो साजिद का जो चैलेंज था वो एक नया था, मेरी भी वो नया चैलेंज सुना कि मान लीजिए कि
उन्होंने अप्रूव कर दिया, उसके बाद क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि अप्रूव यदि नोडल ऑफिसर से हमने इससे अप्रूव करा लिया तो फिर वो वाउचर तो, क्योंकि वो बाद में करेक्शन होता ही नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, 10 दिन तो उसको छोड़ देंगे, 10 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और वो पैसा हमारे उसमें वापस आ जाएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बजट ही नहीं आएगा तो अपन उसको खर्च कैसे कर पाएंगे? अब ये बजट तो जैसे आज ये 2 या 3 तारीख को देंगे अपने को, फिर आप चाहते हो कि 30 तारीख तक पूरा खत्म हो जाए। पड़े तो देखो अभी बिल सारे, तो जितना पैसा था उसके खर्च करके जीरो कर दिया। अब जो बिल पड़े हैं, ये वो बिल पड़े हैं जिनका की पैसा आरसेक से आना बाकी है, क्योंकि अपने खाते में पैसे ही नहीं है, तो अपन 1,10,000 खाते में पड़े और 1 लाख का पीवीए थोड़ी ना बना सकते, वो बनाएगा ही नहीं ना नहीं कातिन जी, अब जैसे सपोज मान लो हाँ अभी ड्रग्स का हमें रिक्वायरमेंट है, हाँ 2 लाख उन्होंने अप्रूवल कर दी, हाँ लेकिन खाते में नहीं आया। हाँ। हमारे पास भी ऑर्डर तैयार है, लेकिन ऑर्डर हम तब देंगे जब हमारे खाते में पैसा आएगा। नहीं अब मान ऑर्डर तो लो, आप, नहीं ऑर्डर तो आप आज दे सकते हो ना, ऑर्डर देने में क्या दिक्कत है? नहीं ऑर्डर देने के लिए मना कर दिया उन्होंने, नोडल ऑफिसर ने बोले जब तुम्हारे खाते में पैसा नहीं तुम ऑर्डर कैसे दे रहे हो उसको? नहीं तो वो तो सोनी जी ने कहा है ना, ग्रुप पे भी उन्होंने लिखा है कि आप पेमेंट कर, आप हम आपको पैसा भेज रहे हैं, आप ऑर्डर करके मंगाओ। मना कर दिया ना हमारे नोडल ऑफिसर ने, पिछले वाले का पेमेंट नहीं हुआ। अब वो नोडल ऑफिसर ने मना कर दिया तो देखो ये आपके इंस्टीट्यूट का मैटर है, आरसेक्स तो कह रही है कि आप कर दो। नोडल ऑफिसर का कहना भी सही है। एक्चुअली क्या है कि जब खाते में पैसा नहीं है, सपोज इनके भाई सोनी जी ने तो कहा पैसा तो आ जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पैसा नहीं आया, पार्टी को पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी? भी नोडल ऑफिसर की। वो कहाँ से करेगा पेमेंट? तो वो तो आरसेक्स की जिम्मेदारी है यार। नहीं अभी जैसे मान लो, सुनो 1 मिनट, हाँ अभी जैसे हमारा 4 लाख का पेमेंट हुआ था, हाँ हमने 4 लाख का पेमेंट हमारे खाते में था, हमने कर दिया, ठीक है हमने एडवांस और मांग लिया कि हमको 4 लाख रुपए और चाहिए, ठीक है और उसके एवज में हमने उनको ऑर्डर दे दिया। ठीक है। अब सोनी जी ने कह दिया कि साहब वो पैसा मिलेगा ही नहीं। हाँ अब उनको तो ऑर्डर दे दिया ना हमने। हाँ नहीं तो वो देखो, हमने आपको ध्यान हो तो जिस दिन उन्होंने ये खाली थी उसी दिन मैंने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैंने सबसे पहले ये लिखा था, मैंने कहा कि भैया ठीक है आप सैंक्शन तो दे रहे हो, लेकिन आप ऑर्डर दे या नहीं दे। तो सोनी जी ने हाँ। तुरंत रिप्लाई करके क्या लिखा था कि आप ऑर्डर दे सकते हो, उन्होंने स्पेशली उन्होंने लिखा था, तो मैंने उसको नोटशीट पे भी ले लिया है, मैंने उसकी प्रिंट निकाल के और नोटशीट पे ले लिया है उसको। कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कह सकते हैं हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये व्हाट्सएप पे लिखा था और हमने उसको नोटशीट पे ले लिया, उसमें क्या दिक्कत है? आप उसकी प्रिंट निकाल के नोडल ऑफिसर को दे दो, नोटशीट बना के श्री हमारे आर के सोनी जी जो है एडिशनल डायरेक्टर, उनके द्वारा व्हाट्सएप पर इसकी अप्रूवल दी गई, और चूंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये सोसाइटी के द्वारा आधिकारिक रूप से बनाया गया व्हाट्सएप है, अतः ये माननीय व्हाट्सएप है और ये माननीय मैसेज है। यदि वो बाद में पलटते हैं तो उनको कहेंगे कि भैया आपने जब अप्रूवल क्यों दी, वो तो फिर ऑफिशियल विषय हो गया ना, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको अपने को नोटशीट पे ले लो। निकाल दें, कोटेशन वगैरह तो निकाल दे, बस ये है कि जिस दिन खाते में पेमेंट आ जाएगा पार्टी को तब अपन ऑर्डर दे देंगे। हाँ ये भी कर सकते हो। पेपर कोटेशन की व्यवस्था तो करके रखें, टाइम तो सबसे ज्यादा उसी में खर्च होता है। उसी में खर्च होता है। देखो दो ऑप्शन है, या तो आपके पास में ऐसी पार्टी होनी चाहिए कि जिसको आप आज ऑर्डर दे दो, मतलब आप 5 लाख का दो, 10 लाख का दो, वो उस पर नहीं करे, वो 6 महीने पूछने नहीं आए। यदि आपके रिलेशन ऐसे हो चुके हैं सारी पार्टी से, है ना, जो आपकी संस्था पे विश्वास करती है, जैसे हमारे आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मेडिकल कॉलेज को जो सामान देती है, हमारे यहाँ पे तो हमारा फिक्स है कि हमने जो कॉलेज में टेंडर कर रखे हैं वो टेंडर की कॉपी हम ले आते हैं और हम उन्हीं पार्टी को ऑर्डर करते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं ऑर्डर, हम तो उन्हीं को हम ऑर्डर देते हैं। तो अब उनको पीआरटी सेंटर पे इतना ट्रस्ट है कि हमारे यहाँ से ऑर्डर आता है तो उनको पता है कि यहाँ का पैसा कहीं नहीं जाएगा, फोन करके बुला के चेक देते हैं। अच्छा कातिन जी, हाँ जैसे मान लो यहाँ पर जिन्होंने टेंडर कर रखा है, यदि हम उनका कॉपी ले आए और उन्हीं को हम ऑर्डर कर दें तो हमें टेंडरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं करना पड़ेगा, हम तो यही करते हैं, मैं तो 12 साल से 13 साल से यही कर रहा हूँ। चलो फिर यही करते हैं तो फिर। उसका फायदा क्या है पता है? आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको जो वो हॉस्पिटल वालों ने टेंडर कर रखा है ना, उस टेंडर की जो कॉपी है ना, फाइनल अप्रूव टेंडर जो होता है, एक लिस्ट होती है आपके पास में, जी वो क्या करो कि आप है ना हॉस्पिटल या कॉलेज में जाके, और वहाँ पे सर्जिकल की अलग होती है और मेडिकल की अलग होती है और कंज्यूमेबल की अलग होती है। जी तीन टेंडर जो होते हैं, तीनों टेंडर की वहाँ पे कॉपी होती है, वो कॉपी लेके आ जाओ साल भर की, और जिस भी पार्टी को ऑर्डर करना है उस टेंडर की कॉपी में से देखते जाओ और उनके नाम के ऑर्डर बना के और उस ऑर्डर का क्रमांक निकाल के देते जाओ। बात कर लें पहले उनसे बात कर ले, मैं ये सामान चाहिए इतने तारीख तक, वो दे दे बिल दे दे हैंड टू हैंड। पहले आप उनसे बात कर लो कि भैया मैं इतना का ऑर्डर बना रहा हूँ, तो आप बता दो मैं भेज दूं, तो वो तो खुश हो जाएगा कि यार चलो अच्छा है दो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अस्पताल टेंडर करके रख लेता है और सामान ही नहीं खरीदता है कई पार्टियों से। हाँ नहीं सही है। तो आप यदि उसको ऑर्डर दोगे तो वो खुश होकर दौड़ के आके सामान देने आएगा। वेरी गुड नहीं अच्छा है ये, है ना। तो हमारे देखो उससे दो चीजें होती है, हम किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में हम नहीं पड़ते हैं।
डेटा बिल्कुल, मैनेजर कभी बिल्कुल। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आता, उसका हाथ साफ होता है बिल्कुल। तो आज ही कॉपी ले आता हूँ सबकी मैं। सबकी कॉपी ले आओ और उससे ऑर्डर कर दो, सबसे बेस्ट है बिल्कुल बिल्कुल। है ना? नहीं, उससे उससे हमारा भी तो समय बचेगा ना। समय हमें केवल ऑर्डर ही देना है, न हाँ। टेंडरिंग करनी पड़ेगी, न और कुछ करना पड़ेगा, न बिना मतलब की नोट शीट बनानी पड़ेगी। करेक्ट, खाली आपको एक ऑर्डर नंबर संदर्भ हाँ। डालना है, संदर्भ डाल के और ऑर्डर बना के देना है, बस बस पार्ट। बस उसी को देना ऑर्डर, मैं ले आता हूँ आज ही बस, और बिल आ जाएगा, बिल का भुगतान करना है, कोई बस। टेंशन नहीं, भले 50,000 का हो, 1 लाख का हो कि 2 लाख का, देख लेना कि ओपन बिल्कुल, टेंडर बिल्कुल। वाला है या लिमिटेड टेंडर वाला है। ओपन टेंडर वाला है तो 10 लाख की कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो ले आते हैं अभी जा तो करके। ले आओ जाके, बस सबसे बढ़िया है हेडेक ही ना? खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये। और नहीं बताइए। हाँ रामदिया जी, बलराम जी आपको कुछ पूछना है? और बोस जी नहीं सर, बट एक बार मैं भी प्रैक्टिकल करूंगा, फिर देखूंगा क्या चैलेंज आते हैं सर। हाँ, आप जब तक करोगे नहीं ना तब तक ही थोड़ा सा लगेगा, करने लग जाओगे तो ये बिल- आप हमारे आपका खेल बिल्कुल लगेगा, सर, बिल्कुल सर, सही सर, है ना? थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू तो सर। तो वही से ले रहे हैं अपने यार भी हाँ वही हेड कातिन जी, हाँ अभी अभी मैं इसको अभी करता हूँ, टेंडर वगैरह ले आता हूँ। यदि कोई बात होगी तो मैं फिर आपको परेशान करूंगा थोड़ा सा, है ना? नहीं, आप सब लोग कितनी बार भी फोन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर अपन ने ये क्या है कि आज जो भी काम करो वो सही करना, गड़बड़ ना हो नहीं, यार। हाँ नहीं, बिल्कुल 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 सही करेंगे। ठीक ठीक, तो करें आज के सेशन को यहाँ पे बंद। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सभी को धन्यवाद।